नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, मैं राज्यपाल को इस्तीफा देने नहीं जाऊंगी। मैं हारी नहीं हूं, बल्कि मुझे हराया गया है। ये बातें अभी अभी कही हैं ममता बनर्जी ने। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पश्चिम बंगाल किसके रंग में रंग चुका है। और अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और इस पीसी में ममता बनर्जी ने बता दिया है कि आगे आगे ममता बनर्जी क्या कुछ करने जा रही हैं। तो आइए फिर इस पीसी को डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ममता बनर्जी के मन में क्या कुछ चल रहा है, और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी ने इस पीसी में कौन कौन से बड़े बड़े इशारे दे दिए हैं। तो देखिए, आज इस मुद्दे पर एक बार फिर से हमसे बातचीत करने के लिए जर्नलिस्ट तानिया बागची जी मौजूद है। और आपको हम बता दें कि ये सीधे बंगाल से जुड़ी हुई है। तो देखिए, तानिया बागची जी के बारे में हम आपको बता दें कि इस वक्त बंगाल में मौजूद है, लाइव में जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए तानिया जी। नमस्ते सिमरन, थैंक यू फॉर कॉलिंग। नमस्ते। तो तानिया जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बातों का जिक्र किया है। क्या कह रही थी ममता बनर्जी? तीन अहम मुद्दे उठाए। पहला था कि जो इन्होंने जो हार है, जो स्वीपिंग मेजॉरिटी बीजेपी को मिला है, उसको नकारते हुए कहा है कि उनका जो हार दिखाया जा रहा है वो हार नहीं है, उनकी पार्टी हारी नहीं है, ये हार थोपा गया है उनके ऊपर। और दूसरी जो बात उन्होंने जो एलिगेशंस लाए हैं बहुत ही सीरियस है, और कही है कि कल उनको काउंटिंग सेंटर, उनका जो काउंटिंग सेंटर है वो हमारे कलकत्ता शहर के बीचों बीच एक बहुत ही मशहूर नामी स्कूल के अंदर होता है, सखावत मेमोरियल स्कूल बोल के। वो सखावत मेमोरियल स्कूल में उन्होंने बोला कि सीआरपीएफ ने उनको मारा है। शी वाज किक्ड ऑन द बेली, पेट पे, पीठ पे, यहाँ पे मारा गया है। और Even उन they उन abused me. Even या they abused me. ये वही शब्द है ममता बनर्जी के। एकदम एकदम पूरा क्लियर, अगर कोट अनकोट बोले, दे किक्ड मी ऑन माय बेली एंड माय बैक, ये बोले। फिर बोले कि शी वाज थ्रोन आउट, हमको निकाल दिया गया है। और 30-32 जो वहां पे सीआरपीएफ था वो आके हमें घेर चुका था, और बारी वो वहां सेंटर से हमको निकाला गया है, धकेल दिया गया है, निकाला तो नहीं है पर धकेल दिया गया है, ऐसे शब्द उन्होंने कहा। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि हम लोग, आई विल वंस अगेन, आई एम अ फ्री बर्ड, हम अभी एक फ्री बर्ड है और हम फिर से रास्ते पे हिट करेंगे। जहां से ममता बनर्जी उठी है वही रास्ते पे आज फिर वो चलने वाली है, और यही है उनका मोटो। और जो चौथी बात है कि यहाँ से she will become one of the important members of the India bloc, जो वो एक अहम अहम पार्ट है इंडिया ब्लॉक के तहत। वो फिर से वो एकजुट हो जाएंगी, ये बीजेपी सॉरी वो जुट जाएंगी फिर से इंडिया ब्लॉक को जुटाने के लिए। और ये बात बोले हैं कि हम सोच रहे थे कि अभी जो उनका हार हुआ है, शायद जो दबदबा था कांग्रेस के ऊपर उनका, ये इंडिया ब्लॉक में वो कम हो जाए, पर आज उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया। जो क्लियर स्टंस है, उन्होंने बोल दिया कि हम एक बार फिर से, ये जो इंडिया ब्लॉक है इनका जो एक ही लक्ष्य है अब बीजेपी को हटाना, उस पे वो जुट जाएगी। एक बात जो था, क्योंकि ये बहुत अहम है ये लाइन, क्योंकि जब कैंपेन प्रोसेस चल रहा था
राहुल गांधी जी आए थे, कई जगहों पे ये आरोप उन्होंने लगाया कि ममता जी का गवर्नमेंट अगर ठीक से काम करता और करप्शन फ्री होता तो हम्म, बीजेपी का इतना बड़ा मुद्दा बंगाल में नहीं होता। पर कल जब उन्होंने ये ममता जी ने कल जब पहले भी ये एलिगेशन लाए कि वोट चोरी हो रहा था, 100 के ऊपर सीट्स उनका वोट चोरी हो बिल्कुल। चुका है, हम्म। तब जाके हम लोगों को लूटना अंदर शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। 100 हम लोग सीटें लूटी गई हैं। लूटी गई है, क्योंकि वहां जी। पे ये 5-6 राउंड्स तक उनका मानना है कि 5-6 राउंड्स तक ही काउंटिंग हुआ है, जिसके बाद और काउंटिंग स्टॉप या बहुत ही स्लो कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये कह रहा था, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ईवीएम मशीन जो सुबह 6 बजे खुलता है, शाम को 7 बजे जी। तक 90 to 95% चार्ज कैसे रह सकते हैं? ये बिल्कुल। हो ही नहीं सकता, कहीं ये पे भी ऐसा पॉसिबल कहाँ है? कहा नहीं हो सकता है, ये उनका एलिगेशन था। और हम्म। कल का जब उन्होंने एलिगेशंस लाए, हम लोग को हम आपके दर्शकों को और दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने उनको फोन किया और पूछे एक्चुअली में क्या हुआ है। तो ये जो राहुल गैप गांधी, और मैंने ये खुद भी को सुना कि सोनिया गांधी ने भी शायद कॉल किया। ये जो गैप है, ये जो जी। प्रचार और ये रिजल्ट्स के बीच का जो गैप है, जो सोच रहा था कि कुछ हो गया, दोनों में अंतर हो गए कि कांग्रेस और ममता जी का कोई अंतर हो गया है, पर ये नहीं हुआ है। ये ये नहीं हुआ है। एक बार फिर से सपोर्ट और ये एक बार इशारा करते हैं कि ये दोनों एक ही पेज पे है। वो हम्म। जो कैंपेन था तब उनका था जो एक दूसरे के ऊपर मुद्दा उठाए, क्योंकि 4 कॉर्नर फाइट हुआ है इस बार बंगाल में। एक 20 साल बाद कांग्रेस फिर से खुद खुद पे लड़े हैं, खुद के दम पर मैदान में खुद उतरी। एकदम फिर, और तृणमूल कांग्रेस एक साइड था, बीजेपी था हम्म। और सीपीएम था। तो ये 4 कॉर्नर फाइट था। तो वही हम्म। जगह से शायद कैंपेन के तहत उन लोगों को बताना पड़ा एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा आरोप, पर सभी जगहों पे आरोप इन लोगों का दिशा बीजेपी की तरफ ही था, बहुत ही कम एक दूसरे पे था, पर था। तो पर वही था। हाँ। सोचना शुरू हो गया था कि कल के रिजल्ट्स के बाद शायद इंडिया ब्लॉक पे जैसे दबदबा थे स्टालिन जी का वैसा और नहीं ममता होगा। जी का, हाँ। शायद इस पे कोई आंच आ जाए और ममता जी खुद बैक सीट पे चले जाए, नेशनल रेलेवेंस कम हो जाए। हम्म। अभी बाकी है, क्योंकि एक आप देख लीजिएगा, कल शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि ये रिजल्ट अखिलेश यादव के लिए एक एक चेतावनी है। चेतावनी दिस है। हाँ। चेतावनी है पूरा। ये बिल्कुल बंगाल बिल्कुल। का नेता होके कैसे एक यूपी का उत्तर नेता को प्रदेश के नेता को बिल्कुल आप वार्न कर रहे हैं चेतावनी, अखिलेश यादव को। जी। ये पता नहीं कैसे किया है, पर हाँ उन्होंने हाँ। किया है, कर दिया है कि दीदी की तरह आपका भी खात्मा हम्म। होने जा रहा है। अभी हम्म। मुंह ये रुख घुड़ चुका है और ये रुक जा रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश की तरफ। तो आप हम्म। जरा ठीक से रह जाइए, संभल वरना जाइए, नहीं तो वरना यही तो हशर होगा जो बंगाल में हुआ था। लेकिन एकदम तानिया जी, यहाँ पर कुछ और सवाल हैं जिसको हम लेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार आप भी फील्ड पर मौजूद थी, तमाम समीकरण आप समझ रही थी, हम लोगों ने पहले भी बातचीत की थी और हम लोगों ने चर्चा में बताया था कि किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने नतीजे देखे तो नतीजे बिल्कुल इसके उलट थे। इस पर आपकी एक्सपर्ट टिप्पणी क्या है? क्या हो ये गया ऐसा बंगाल में कि नतीजे ऐसे आए? ये एक ये एक बहुत ही साइलेंट वोट हो हुआ है इस बार। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे हम लोग जो रीजनली कवर कर रहे थे, जो हम लोग जानते थे, पॉकेट्स को जानते थे, हमने ये देखा इतना साइलेंट वोट हुआ है। और सबसे बड़ा बात वो लगा है कि ये 27, अगर कुछ दिन लगेगा, एक परसेंटेज जब इलेक्शन कमीशन, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो परसेंटेज निकाले,
सही वाले परसेंट में निकाले, और अगर वो परसेंटेज निकलता है तो एसआईआर की डिलीशन और वो परसेंटेज एक बार मिला के हम लोग देख सकते हैं कि वहां कहाँ गड़बड़ गया है। और दूसरी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा था, वो हमने बताया एंटी था, एंटी इनकम्बेंसी का इनकम्बेंसी मुद्दा का था। मुद्दा था। वो इतना शायद नहीं था, हम लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि बंगाल का एक एक मानना है कि जब किसी को ये रिमूव करते हैं कि हटाते हैं, सबसे बड़ा बात है कि बंगाल ने कभी बहुत से गवर्नमेंट्स नहीं देखे, क्योंकि 34 इयर्स रूल सीपीएम यानी कि लेफ्ट फ्रंट लेफ्ट का ही का रूल बिल्कुल। देखा है। और फिर शायद टीएमसी का राज देखा। और फिर पहले इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस का, यूनाइटेड फ्रंट का, वो मिला जुला के शायद ही वो भी 15 साल होगा, क्योंकि 77 से लेके 2011 तक पूरा लेफ्ट फ्रंट का था। और अगर आप मानिए तो ये शायद वो 10 या 15 साल का ही था गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट का। सो यहाँ पे उतना गवर्नमेंट चेंजेस नहीं हुआ, इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पे शायद ही इतना पैमाने पे कभी दिखा गया है, जब तक न कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो जाए। कांग्रेस हटा क्योंकि नक्सलबारी इंसिडेंट हो गया था, कांग्रेस के टाइम में इतना बड़ा नक्सलबारी कांड हुआ, तो वो चले गए, तब वो चले गए। 77 में लेफ्ट फ्रंट आ गए। राइट। 77 तक, 2006 तक वो लेफ्ट फ्रंट का लास्ट इलेक्शन हुआ जो वो आए, वहां से शुरू हुआ सिंगूर मूवमेंट, नंदीग्राम मूवमेंट, तब देखा और एक चेंज। पर यहाँ पे जो था ये बहुत ही साइलेंट एंटी इनकम्बेंसी, ये एंटी इनकम्बेंसी था यूथ के, ये एंटी इनकम्बेंसी था करप्शन के, क्योंकि बिल्कुल। बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे जो सिंडिकेट राज है, इसका एकमात्र बहुत ही प्रॉब्लमैटिक जगह पे पहुंच चुका था। और था यूथ का जॉब, जो स्कैम्स बिल्कुल हुए, बिल्कुल, हमने भी रिक्रूट, बात की थी, नाराजगी दिख रही थी ऑन कैमरा। वो वहां पे एक था जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया। एक चीज है कि अगर आप एसआईआर के तहत एक बहुत बड़ी संख्या में, मात्रा में माइनॉरिटीज का वोट काटे हैं और आपने महिलाओं का वोट काटे हैं, तो जाके नया जो वोटर है, ये यूथ, इनको जॉब्स की चाहिए, इनको जो है नया दिशा चाहिए। तो इन्होंने देख लिया था कि टीएमसी कैसे चल रही है, इसीलिए शायद वहां से ये जो था कंसोलिडेट होके पूरा ही बीजेपी में गए, चले गए। लेकिन क्या क्या आपको लगा था कि भवानीपुर भी हार जाएंगी ममता बनर्जी? क्या देखिए अंदेशा था? नहीं, भवानीपुर पूरा नहीं हार जाएगी ऐसा अंदेशा नहीं था, पर वो उसका मार्जिन बहुत ही कम होने वाला था, ये अंदाजा था। ये क्योंकि अंदाजा हमने था। हाँ। ये मार्जिन बहुत ही कम होने वाला था, शायद ही ये 1000, 1500 या मैक्सिमम 2000 तक ही जा पाती, वो डिफरेंस हमको लगा था। क्योंकि यहाँ पे जो 7 कॉन्स्टिट्युएंसी, 7 वार्ड्स होता है, म्यूनिसिपल वार्ड्स, वो म्यूनिसिपल वार्ड्स में 4 म्यूनिसिपल वार्ड्स उनके खिलाफ था, यानी कि बिल्कुल। वो पूरी नॉन बंगाली जोन था, और जो 3 था वो दीदी के तहत आता था, और वहां पे उनका कंसोलिडेशन था, इसीलिए उनका कॉन्स्टिट्युएंसी, भवानीपुर का खुद का कॉन्स्टिट्युएंसी कलकत्ता प्रेसिडेंस के तहत एसआईआर का डिलीशन ऑलमोस्ट 60,000 था। तो आप यहाँ जी। से अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफरेंस कम होने वाला था, पर हम्म। इतना पलटा कैसे, ये एक प्रश्न है। ये एक क्योंकि प्रश्न जो है। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सुना कि ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं, बीजेपी पर तो आरोप लगा ही रही हैं, चुनाव आयोग को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर रही हैं। इनका कह रही पहला हैं कि बड़े लेवल पर गड़बड़ियां हुई हैं। इनका पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण आरोप जो है वो है
ईसीआई की तरफ, इलेक्शन कमीशन की तरफ, और एक से अभी नहीं, सिर्फ रिजल्ट के तहत नहीं, रिजल्ट से पहले पूरा कैंपेन में, पूरा एसआईआर जब शुरू हुआ तब से एक ही बात बार बार किए जा रही थी कि ये बीजेपी ने खुला छूट दे रखा है ईसीआई को, जो चाहे कर लो, सिर्फ मुझे मेरा कंसोलिडेटेड वोट बैंक दे दो, यानी कि मेरा हिंदुत्व वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक है, वो दे दो। एक बात आपको यहाँ बता दें कि कल शुभेंदु ने एक बात बोल दिया है, खुद के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्युएंसी के तहत बोला है, जो मुसलमानों को, माइनॉरिटीज का वोट है, वो एक भी वोट मुझे नहीं मिला, वो सारे गए हैं तृणमूल की तरफ, इसीलिए मेरा वोट, जो मेरा डिफरेंस है, वो 9,000 के नीचे है। ये बात उन्होंने एकदम साफ से कह दिया था। इसका मतलब है इन लोगों का टारगेट ही था कि माइनॉरिटीज और ये महिला एम फैक्टर जो है, इसको पहले काटो, फिर जाके आपका कंसोलिडेशन होगा। एक चीज बता दें कि अमित शाह ने बहुत ही सोच समझकर एक चीज किया है कि ये ग्राउंड लेवल वर्क पे, जहां जहां जिस जिस जगहों पे इनका दबदबा है माइनॉरिटीज का, जो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है, उनका एक मुआवजा, एक मुआयना बहुत अच्छी तरह से किया है, और इनका जो कार्डर्स है, ये बूथ लेवल वर्क बहुत अच्छी तरह इस बार किया है। यानी वरना कि पन्ना प्रमुख ने काम कर दिया, पन्ना प्रमुख का काम हुआ है, और कुछ तरह ये इन लोगों ने जो, ये एक चीज है कि ये खुद के बारे में नहीं बताया ज्यादातर, क्योंकि इनके बारे में बताना खुद का कुछ नहीं है, इसका था कि आप जितना नेगेटिव टीएमसी का प्रचार में जाओगे उतना वोट आपको मिलेगा, इसीलिए इनका जो गोल था, मकसद था, वो टीएमसी, एंटी टीएमसी प्रचार पे था, इसीलिए वो काम कर गया। और हमने देखा कि हुमायूं जो फैक्टर है, हुमायूं कबीर का फैक्टर भी चलता हुआ दिखाई दिया। हाँ, ये तो हम बता ही रहे हैं कि मुसलमान वोट जो थे, वो कई जगह पे, माइनॉरिटीज कई जगह पे ये काम कर चुका था कि उनका जो सिंडिकेट राज है टीएमसी का, वो उन पे भारी पड़ा है। जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स है, ग्राउंड लेवल लीडर्स है, इतना पैसा उठा रहा था कि आप जिस तरह भी जाओ, वो पैसा देना ही पड़ेगा पार्टी को। ये पार्टी हाई कमांड, करप्शन अंदर तक था, पार्टी हाईकमांड इस जगह पे जाके काम कर नहीं सका। टीएमसी का यही भूल हो गया, यही चूक हुआ, जैसे कि सीपीएम का भी हुआ था कि उन्होंने जाके सिंगूर में जो लैंड एक्विजिशन था, वो जाके वहां के लोगों को समझा नहीं पाए कि किस तरह से ये हो रहा था। ऐसे एक दिन अचानक से जाके पूछा और ले लिया, ऐसा ही हुआ था। स्लो प्रोसेस पे हुआ, पर एक्सप्लेनेशन, समझाना, गांव के लोगों को समझाना है, फिर उसके अगर आप उसका ऑल्टरनेटिव समझा सकते हो, तब आपको जाके वो लोग हंसी खुशी दे देते। तो वो एक जगह था जहाँ पे वो सीपीएम का चूक हो गया। ठीक वैसे ही चूक हुआ टीएमसी का, जहां से ये समझ नहीं पाए कि सिंडिकेट राज इतना दूर तक, इतना अंदर तक घुस चुका है कि वहां से जो लोग थे, कॉमन लोग थे, उनका बहुत ही एंगर हो गया है। इतना वो गुस्से में थे कि वो जो पूरा ये जो है कर गया ममता बनर्जी को, बैकफायर कर गया। अच्छा, जब मैं पीसी सुन रही थी तो मैंने सुना कि उस पीसी में उन्होंने सोनिया गांधी का भी जिक्र किया और अखिलेश यादव का भी जिक्र किया। क्या कह रही थी ममता बनर्जी? ये तो कह रहे थे कि कैसे इन लोगों को समझ में आया है
कि हम्म, क्या होने वाला है, और इन लोगों को इन्होंने बता भी दिया है कैसे यहाँ पे हरियाणा से लेके बिहार, मध्य, ये आपका महाराष्ट्र, सब जगह पे हम्म, जैसे कि मैन्युपुलेशन हुआ है, ये मैन्युपुलेशन बंगाल में हुआ है, पर बंगाल का जो लेवल था वो ज्यादा ही हो चुका है। हम्म, और हम्म, और ये जो है अब जाने वाले यूपी में। तो बिल्कुल। अभी से इन लोगों को एक हाँ, स्ट्रैटेजी में लाना पड़ेगा कि कैसे आप इस मुद्दे को फिर हम्म, से लेके चलो। और ये बार बार एक चीज बता रहे हैं कि हमको दिखाना नहीं है, आज से हम्म, आप मीडिया हम पे मत नजर रखिए, पर हम्म, जो हो रहा है उस पे नजर रख के उस पर सबको नजर रखिए। बताइए क्या हो रहा है नहीं, हम हम पे। लोगों ने और कई सारी तस्वीरें भी देखी बीते दिन की। क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है? क्या वाकई में टीएमसी के दफ्तर को जला दिया गया था? कई हाँ, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं तानिया जी। बहुत बहुत हो रहा है। हम बता दें, हमारा घर जहाँ पे है वहां पे एक छोटा सा टीएमसी का वर्किंग एक घर था, एकदम मेरे घर के ऑपोजिट था, कॉर्नर, स्ट्रीट कॉर्नर जैसे बोलते हैं ना, वहां पे। तो वही स्ट्रीट कॉर्नर में कॉर्नर का वो जो उनका पार्ट ऑफिस था, वो कल ताला तोड़ के अंदर घुस के सब चीजों को निकाल के, यहाँ का जो एमएलए, जो टीएमसी का एमएलए है, वो उन्होंने जीता है, उनका तस्वीर, जो पोस्टर्स, बैनर है, सब फाड़ के और एक बीजेपी का फ्लैग रख दिया गया है। यानी कि यही बताया गया है कि ये अब हमारा है। दूसरी तरफ, क्योंकि मैं बहुत ही मेन रोड के पास ही रहती हूँ, मेरा घर के ठीक उल्टे तरफ ऑपोजिट में एक जगह है जहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू है। स्वामी जी का स्टैचू के बगल में एक ग्लोब हुआ करता था, जिसपे लिखा होता था मैंने बिश्व सोशल मीडिया बांग्ला। पर देखा जी जी। विश्व बांग्ला, वो विश्व बांग्ला, वो ग्लोब को तोड़ा गया है तोड़ा कल गया है। रात को 11 बजे, 11:30 बजे। एक जैसे कि माहौल था कि हर वक्त जा रहे हैं, बाइक्स जा रहे हैं, जहाँ पे बजरंगबली का जो फ्लैग है वो लेके, भाजपा का फ्लैग लेके और जय श्री राम बोल के चिल्लाते हुए, हमारे घर से यही कॉन्स्टिट्युएंसी में आपको बता दे, और एक जगह है जहाँ पे आज सुबह अटैक हुआ है। वहां अटैक से हुआ। टीएम हाँ, टीएमसी का जो वहां पे ऑफिस है उस पे अटैक हुआ, और वहाँ दिखाया गया कैसे वो लोग चार्ज कर रहे हैं कि अंदर घुसने की। टालीगंज एरिया जो है वहां पे टीएमसी का 4th टाइम जो एमएलए है अरूप बिस्वास, उनका जो ऑफिस था, कल रात को वही 11, 11:30 बजे उसको तोड़ने की कोशिश किया जा चुका है। दूसरे तरफ और एक बहुत ही अहम जगह है जो कौजबा कंस्टिट्युएंसी के तहत आता है, वहां पे बहुत ही 3-4 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है। वहां पे जो काउंसलर है उनका ऑफिस का भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश किया जा चुका है। अभी ये चलेगा, हमको पता अभी है ये ये चलेगा। अभी ये चलेगा, कुछ दिन चलेगा, हाँ, क्योंकि ये देखा जाएगा कि ये जो लोअर लेवल वर्कर्स है, ये लोअर लेवल वर्कर्स कभी सुनते नहीं है किसी का। तब तो एक डर ये का माहौल फिर कायम हो जाएगा। ये डर का माहौल कायम हो चुका है। 12 घंटे भी लोग नहीं सहम हुआ, जाएंगे। 12 घंटे कायम नहीं हुए कि जो ऑटो है हमारे यहाँ पे, जो कलकत्ता शहर का एक प्रमुख प्रमुख कॉन्वेंट सिस्टम है मिडिल क्लास के लिए, सब जो टीएमसी के यूनियन के अंदर थे, आज सुबह से उन सब का बीजेपी में चेंज हो चुका है, सबका बीजेपी में अच्छा। चेंज हो चुका है। और हर जगह पे ये गाना अभी बीजेपी की तरफ ही बज रहा है, सिवाय यहाँ पे नहीं। आप अगर मुंह मोड़िएगा कि नॉर्थ बंगाल की तरफ, तो नॉर्थ बंगाल, अलीपुर द्वार, कूच बिहार, दीनहाटा, ये सब जगहों पे ये तो नॉर्थ बीजेपी बंगाल का के, गढ़ है, ऐसे भी बीजेपी का हाँ, गढ़ कहा यहाँ पे जाता है जहाँ पे भी पंजाब को। टीएमसी का ऑफिस है ये तोड़ा जा रहा है। फिर आप आ जाइए मुर्शिदाबाद की तरफ, मालदा मालदा की तरफ उतना नहीं जितना मुर्शिदाबाद में है, वहां से बीरभूम है। और आ जाइए साउथ बंगाल में, यानी कि अभिषेक बैनर्जी की डायमंड हार्बर की तरफ अगर आप मुंह मोड़ेंगे तो देखेंगे वहां पे भी सेम सेम चीज हो जा रहा है।
ये पार्टी ऑफिस लेने की एक प्रचेष्टा कायम हो चुका है और ये हम देखेंगे अभी कुछ दिनों तक ये चलेगा। अगर जितना दिन तक अब ये सरकार नहीं फॉर्म होते और कुछ नहीं होता, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन है। पुलिस को बिल्कुल पता नहीं किसके तहत काम करना है और किसके तहत काम नहीं करना है। सही बात है। ये एक बहुत बड़ा चीज हो जाएगा। पर तो आप, ये लेकिन एक अब ऐसे में सवाल है कि आपको क्या लगता है आगे ममता बनर्जी क्या करेंगी? साफ साफ कह दिया है कि मैं इस्तीफा देने नहीं जाऊंगी राज्यपाल के पास। क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या ये चल रहा है ममता ये बनर्जी के अंदर? ये एक चीज है कि उन्होंने कहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि ये हार मेरा नहीं है, ये हार थोपा गया है। तो यहाँ पे इस्तीफा का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली इसको देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब इलेक्शंस हो जाते हैं और रिजल्ट्स आउट हो जाते हैं, जो ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट होता है उनका और कोई काम नहीं होता है। अगर जो पार्टी गवर्नमेंट में थे, इनकम्बेंट पार्टी जो थे, अगर वो दोबारा इलेक्ट हो चुका है तो वो चीफ मिनिस्टर जाते हैं, एक फॉर्मल रेजिग्नेशन देते हैं और बोलते हैं कि गवर्नर को कि मेरा ये कैबिनेट मिनिस्टर्स आए वो होंगे तो हम लोग यहाँ पे आपका गवर्नमेंट का स्टेक क्लेम करेंगे। पर यहाँ पे तो पूरा ही दूसरा पार्टी आ चुका है, इसीलिए उनका ना होना और रेजिग्नेशन एक औपचारिकता मात्र है। वहां पे कोई ज्यादातर उसका कोई लेना देना नहीं होगा। जो मेन है, ममता बनर्जी विल हिट द स्ट्रीट, जो अंग्रेजी में हम लोग हर बार लिखते थे और हर बार हम लोग यही न्यूज़पेपर्स में आते हैं, वही और एक बार होगा। शी विल हिट द स्ट्रीट्स वंस अगेन। ममता बनर्जी विल हिट द स्ट्रीट वंस अगेन, यानी कि ममता बनर्जी विल कम बैक। ममता बनर्जी को रोकना थोड़ा सा मुश्किल है, इमोशनल तो क्या है। लगता क्या है, क्या करेंगी, क्या चल रहा है, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? हमने देखा अभी कई पत्रकारों ने पूछने की कोशिश की तो ये उन्होंने वो साफ अभी साफ कहा कि मैं अभी रिवील नहीं करूंगी अपनी ये स्ट्रैटेजी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि वो रिवील नहीं करेगी, क्योंकि आपको बताया कि को 4 इलेक्शंस अभी है, बैक टू बैक होगा, एक के बाद एक। पहला वाला आएगा 6 महीने बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, और कॉरपोरेशंस बहुत बड़ा बड़ा जगह पे है। कलकत्ता कॉरपोरेशन जो सबसे बड़ा कॉरपोरेशन होगा ये है, क्योंकि वार्ड वाइज अभी इनको देखना है कि वार्ड वाइज ये लोग कहाँ खड़े थे। इलेक्शन के टाइम पे जब कैंपेन हो रहा था, पार्टी से क्लियर मैसेज गया था कि आपको काम करना है, जिताना है आपके कैंडिडेट को, हम फिर आपको टिकट मिलेगा। तो अभी ये लोग बैठेंगे, जो हम समझ रहे हैं तो ये पहला मुद्दा होगा कि आप ये कॉरपोरेशन के तहत जहां जहां म्यूनिसिपैलिटी हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, सबका वार्ड लेके इनका एक एनालिसिस होगा। एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी अभी तैयार हो चुका है। जिसका जिक्र किया है, 5 पर सांसद उनका रहेंगे उस कमेटी में। नाम नहीं लिया कौन कौन वहां पे रहेगा। हाँ, पर ये हाँ, बताया गया है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तैयार हो राइट। चुका है और ये काम करना चालू कर देगा। फिर उसके बाद आएंगे कि पूरा बंगाल में क्या होगा, क्योंकि पंचायत के पहले एक ही साल मिलेगा, 27 को उनका पूरा मिलेगा, जहां से ये लोग अगर रिकवर करना चाहते हैं, अगर कोई प्रश्न है रिकवरी का, अगर कोई चांसेस है, स्कोप्स है, तो वहां यही एक साल उनका हाथ में है जहां पे ये लोग काम करना चालू करेगा। पर उससे पहले जो देखना है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद जो पंचायत है, जो अभी तक तृणमूल के अंडर है, जो तृणमूल का पूरा कंट्रोल है, क्योंकि वहां पे सभी तृणमूल है, वो क्या बीजेपी में ट्रांसफर हो रहा है? अगर ट्रांसफर हो रहा है तो पूरा एक साल तृणमूल को खुद का संघर्ष करना पड़ेगा फिर उस जगह पे जाने के लिए, क्योंकि ये पंचायत इलेक्शंस के बाद ही 29 का लोकसभा इलेक्शंस है।
और बिल्कुल लोकसभा बिल्कुल। इलेक्शन से एक महत्वपूर्ण जगह पे जा चुका है। महत्वपूर्ण जगह पर जा चुका है, यानी कि अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या करती हैं ममता बनर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए तान्या जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है तान्या बागची जी ने। देखिए, हम लोगों ने आपको तफसील के साथ बता दिया है कि आखिर ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई थी और क्या कुछ कहा है उस पीसी में ममता बनर्जी ने। इसको भी हम लोगों ने आपके लिए डिकोड कर दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट कर